कक्षा है 10 और अपठित गद्यांश। कक्षा 10 में पहले हमने एक अपठित गद्यांश का हल कर लिया है। आज है दूसरा अपठित गद्यांश। तो अपठित गद्यांश में 5 प्रश्न है। पांचों प्रश्नों का एबेसिडे के रूप में क ख ग घ में से जो आपको सही लगे उसी का यहाँ पर चयन करना है। तो सही करने के लिए हम पहले इस गद्यांश को पढ़ते हैं। गद्यांश को पढ़ करके फिर इनका प्रश्नों को हम हल करते हैं तो उत्तर हमें प्राप्त हो जाएंगे। अपठित गद्यांश है, भारतवर्ष प्रकृति की विशेष कर पा रही है, यानी भारतवर्ष पर प्रकृति की विशेष कर पा रही है। भारतवर्ष है उसके ऊपर प्रकृति की विशेष कर पा रही है। यहाँ सभी ऋतुएं यानी जो जितने ऋतुएं आती है अपने समय पर आती है और पर्याप्त काल तक टहलती है, यानी समय पे आती है और उन ऋतुओं का जितना समय होता है उतनी देर तक वो ऋतुएं टहलती है। तो ऋतुएं अपने अनुकूल फल फूलों का सृजन करती है और जो ऋतुएं हैं यानी जिस ऋतु में कौन से या किस ऋतु में कौन से फल खिलने चाहिए या कौन से पुष्प आने चाहिए उन्हीं के अनुरूप वो उनका सृजन करती है। धूप और वर्षा के समान अधिकार के कारण यह भूमि सस्य श्यामला हो जाती है, यानी हरी भरी हो जाती है। धूप और वर्षा आती है जिसके कारण धरती सस्य श्यामला हो जाती है। तो यहाँ का नगाधिराज हिमालय कवियों को सदा से प्रेरणा देता आ रहा है। यहाँ पर जो नगाधिराज हिमालय पर्वत है वह हमेशा से ही कवियों को प्रेरणा देता आ रहा है और यहाँ की नदियां मोक्षदायिनी समझी जाती रही है। नदियों को मोक्षदायिनी माना जाता है। तो यहाँ कृत्रिम धूप और रोशनी की आवश्यकता नहीं पड़ती है, यानी प्राकृतिक जो धूप है उसको छोड़कर जो कृत्रिम यानी जो बनाई गई धूप है उसकी या रोशनी की आवश्यकता नहीं पड़ती है। तो भारतीय मनीषी जंगल में रहना पसंद करते थे। अब भारतीय जो ऋषि मुनि होते थे या विद्वान लोग होते थे वे जंगलों में रहा करते थे। प्रकृति प्रेम के ही कारण यहाँ के लोग पत्तों में खाना पसंद करते थे और प्रकृति से अत्यधिक प्रेम करते थे, इसलिए पत्तों की बनी हुई जो प्लेटें या थालियां आती थी उसमें भोजन करते थे या फिर पत्तों के ऊपर ही भोजन खाया करते थे। तो वृक्षों में पानी देना एक धार्मिक कार्य समझते हैं और आज भी पहले भी वृक्षों में पानी देना एक धार्मिक कार्य माना जाता है। सूर्य और चंद्र दर्शन नित्य और नैमित्तिक कार्यों शुभ माना जाता है, यानी सूर्य के दर्शन करना और चंद्रमा के दर्शन करना हमेशा जो शुद्ध कार्य होते हैं या शुभ कार्य होते हैं उनमें वह हमेशा मंगलकारी या शुभ माने जाते हैं। पारिवारिकता पर हमारी संस्कृति में विशेष बल दिया गया है। पारिवारिकता यानी परिवार पर हमारी संस्कृति में विशेष बल दिया गया है। भारतीय संस्कृति में शोक की अपेक्षा आनंद को अधिक महत्व दिया गया है, यानी दुख की अपेक्षा आनंद को अधिक महत्व दिया गया है। इसलिए हमारे यहाँ शोकांत नाटकों का निषेध है, यानी शोक के साथ में जिनका अंत होता है ऐसे नाटकों का निषेध है, यानी मनाही है। अतिथि को भी देवता माना गया है, यानी भारतीय संस्कृति में अतिथि को देवता माना गया है। अतिथि देवो भव है, अतिथि ही देवता है। तो यह है गद्यांश और अब गद्यांश के बाद में पहला प्रश्न है। गद्यांश को पढ़ करके भी इनके हम उत्तर दे सकते हैं और अगर हमें ऐसे ही गद्यांश को एक बार पढ़ने से हमें याद हो गए हैं तो वैसे में हम उत्तर दे सकते हैं। पहला प्रश्न है, भारतीय संस्कृति में विशेष बल दिया जाता है। भारतीय संस्कृति है उसमें विशेष बल दिया जाता है। 4 है ऑप्शन इसमें। पहला है कर्म पर, दूसरा इतिहास पर, तीसरा है परिवार पर और चौथा है समाज पर। तो यहाँ पर ये जो हमने गद्यांश है उसको हल किया, पढ़ा, तो पारिवारिकता पर हमारी संस्कृति में विशेष बल दिया जाता है। पारिवारिकता यानी परिवार पर, और यहाँ भी आ जाएगा, यहाँ ग में है परिवार, तो पहले प्रश्न में आ जाएगा ग। दूसरा है
अतिथि देवो भव मूलतः किस देश की संस्कृति मानी जाती है? अतिथि ही देवो भव, यानी अतिथि को देवता माना गया है। किस देश में माना गया है? पहले में है श्रीलंका में, दूसरे में है मॉरिशस में, तीसरे में है भूटान में, चौथे में है भारत में। तो भारतीय संस्कृति में भारत में अतिथि को देवता माना जाता है और उत्तर आ जाएगा घ। तीसरा प्रश्न है, भारतीय संस्कृति में नैमित्तिक कार्यों में शुभ माना जाता है, यानी भारतीय संस्कृति है उसमें जो नैतिक कार्य या शुभ कार्य उनमें क्या शुभ माना जाता है? शनि राहु, ख में है सूर्य चंद्र, ग में है मंगल बृहस्पति और घ में है शुक्र या बुध। तो इसमें भारतीय संस्कृति में सूर्य चंद्र उसको शुभ माना जाता है, तो इसका ख है वह उत्तर सही रहेगा। चौथा प्रश्न है, भारत में मोक्षदायिनी स्वरूप माना गया है। भारत में मोक्षदायिनी माना गया है पर्वतों का, नदियों का, मैदानों का या पेड़ पौधों का। तो मोक्षदायिनी किसको माना जाता है? भारत में नदियों को मोक्ष देने वाली माना गया है, यानी देखो यहाँ की नदियां मोक्षदायिनी समझी जाती रही है। तो इसमें जो ख है, ख उत्तर एकदम सही रहेगा। ख है नदियों का। उसके बाद में पांचवा, सदैव कवियों का प्रेरणा स्रोत माना जाता है। तो क में है गंगा नदी, ख में है हिमालय पर्वत, ग में है सूर्य चंद्र और घ में है तारा नक्षत्र। तो सदैव कवियों का प्रेरणा स्रोत माना जाता है। गद्यांश को पढ़ते हैं, यानी अपने अपने अनुकूल फल फूलों का सृजन करती है। धूप और वर्षा के समान अधिकार के कारण ये भी भूमि सस्य श्यामला हो जाती है। यहाँ का नगारा हिमालय कवियों को सदा से प्रेरणा देता आ रहा है। तो नगारा विराज हिमालय है, तो यहाँ पर ख में आ रहा है हिमालय पर्वत, तो इसका उत्तर ख सही रहेगा। यह है कक्षा 10 में पठित गद्यांश, जिसको पढ़ करके हम इन प्रश्नों के आसानी से उत्तर दे सकते हैं और 5 में से 5 अंक प्राप्त कर सकते हैं।